मुस्लिम कम्युनिटी को प्रॉफिट मोहम्मद के डिमाइज के बाद एक बहुत बड़ा इंटरनल क्राइसिस झेलना पड़ा। ये क्राइसिस था कि अब सक्सेसर्स कौन होंगे, इनकी पॉलिसीज क्या होगी। प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ जो थी वो मुस्लिम समुदाय को रूल करने के लिए थोड़ी सी ईगर थी, लेकिन पब्लिक इंक्लिनेशन टूवर्ड्स द आमिर्स एंड लीडर्स था। बाद में हम देखते हैं खलीफाज चुने गए, जो खलीफा होते थे उन्हें चुना गया, और खलीफत एक तरीके से एक ब्यूरोक्रेसी, एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स लेकर आए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में एक फूट डली हुई थी दोस्तों। अलग अलग डिफरेंट टाइप की आइडियोलॉजीज कह सकते हैं रिजाइम्स आने के कारण ये समुदाय बिखरने सा लगा था। लेकिन फिर एक टाइम आता है उमायद्स का। मैं केविन लोपेज आज आप लोगों को पर्सनल ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म से बताने वाला हूं स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री के चैप्टर द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स का टॉपिक द उमायद्स एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिसी। मतलब उमायद्स के टाइम पे किस तरीके से एक किंगडम, एक पॉलिटिकल रिजाइम मेंटेन की गई, आगे बढ़ाई गई, जिससे कि इस कम्युनिटी के कुछ आधार, कुछ स्तंभ एनग्रेव हुए, एंड दैट रियली वेंट अहेड एंड हेल्प्ड द मुस्लिम कम्युनिटी टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ इन द सेंट्रल एशियन रीजन, माय फ्रेंड्स। सो लेट अस स्टार्ट। अब हम देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय की स्थापना जो खलीफाओं ने करी थी वो कॉन्क्वेस्ट्स और रेड्स के बेसिस पे हुई थी। एक ऐसा समुदाय जो नेबरिंग लैंड्स को हरता था, मतलब इट यूज्ड टू अटैक देम, वहां के रिसोर्सेस को अपने लिए यूज करता था। इट ऑल स्टार्टेड विद दैट। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पे समझ में आ गई थी कि जैसे जैसे एक समुदाय, किंगडम बड़ा होते जाता है दोस्तों, वैसे वैसे उसको संभालने का तरीका और जटिल, इट एक्चुअली बिकम्स क्वाइट confusing for a political leader to go ahead and rule over a vast expanse of land. Why? Because there are certain points, जैसे कि अलग अलग जमीनों पे अलग अलग भाषीय लोग रहते हैं, अलग अलग प्रांतीय लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय रहते हैं। दे हैव गॉट डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, आइडियोलॉजीज, थॉट्स एंड ऑल द थिंग्स। अब हर किसी को एक ही चम्मच से पानी पिलाना पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों। हम कहते हैं ना, सारी उंगलियां एक समान नहीं होती है। उसी तरीके से हर समुदाय की अलग अलग वांट्स होती है, हर समुदाय के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अब एक छत्र राज की जगह यह सोचा गया कि अब जो खलीफत जो है मदीना में, उससे बात नहीं चलेगी। हम जानते हैं मक्का से मदीना आए थे, मदीना को पॉलिटिकल हेड बनाया गया था, एक पॉलिटिकल सेंटर था, और मक्का जो थी, मक्का नगरी जो थी, दैट वाज बेसिकली मेड द रिलीजियस कैपिटल ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। इट हैपेंड सो कि मदीना में तब डिसाइड किया गया कि अब यहां से सेंट्रलाइजेशन नहीं करा जाएगा, अब चीजों को डिफरेंट वेज में बांटा जाएगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग गवर्निंग अथॉरिटीज डाल दी जाएंगी, क्योंकि अब वक्त आ गया था एक जगह से निकल के फैलने का। अब मुस्लिम समुदाय सच में फ्लरिश हो रहा था दोस्तों। हम जैसा कि जानते हैं ऑक्सस रिवर जो कि आती है समवेयर अराउंड रशियन सब कॉन्टिनेंट के पास आती है। वहां पे हम देखते हैं उधर अगर उतने फैलाव में आ गया, यहां पे इजिप्ट आ गया, ईरान आ गया, ये सब जगह आ गई है। धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय इजिप्ट के बाद अफ्रीका तक में फैलने लगा था। सो दिस वाज समथिंग दैट वाज हैपनिंग, ग्रेजुअल चेंजेस वर कमिंग, और लोगों ने अब डिसाइड करा कि अब खिलाफत को डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, अब एक अथॉरिटेरियन पॉलिसी लेकर आनी पड़ेगी। अब अथॉरिटेरियन पॉलिसी ये थी कि अब हर जगह पे
कुछ गवर्नर्स रहेंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स रहेंगे और वो जो खलीफा है उनको रिपोर्ट करेंगे। टाइम चेंज हो गया था दोस्तों, उमायद डायनेस्टी आ गई थी, मुस्लिम कल्चर का फिर से एक उत्थान होने लगा था, एक गोल्डन एरा फिर से आ गया था। और उमायद्स के पहले खलीफा जो बने थे ही वॉज मुआविया। मुआविया ने सबसे पहले ये चेंज करा कि उन्होंने अब मदीना से अपनी पॉलिटिकल कैपिटल बदली और दमस्कस, वी कॉल इट दमास्कस, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं दमिश्क। काफी सारे ग्रंथों में भी इसका हमें व्याख्यान मिलता है, दमिश्क हमें बाइबल में भी मिल जाएगा। ज्ञात रहे दोस्तों, ये वो पीरियड है जब क्रिश्चियनिटी, ज़ोरास्ट्रिज्म, जुडाइज्म और मोहम्मदिज्म तीनों एक साथ एक एरिया में बढ़ रहे थे। हमें काफी सिमिलैरिटीज मिलती है बहुत सारे लाइक धर्मों में, स्पेशली इन धर्मों में, क्योंकि इनके ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स लगभग सेम रहे थे। दमिश्क को अब कैपिटल बनाया गया और चूंकि दमिश्क बाइजेंटाइन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइजेंटाइन लैंड के अंदर आता था, इसलिए वहां का एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे मुआविया को बहुत अच्छा लगा एंड ही वेंट अहेड एंड अडॉप्टेड द बाइजेंटाइन एडमिनिस्ट्रेशन। परहैप्स यहां पे एक और चीज देखी जाएगी, क्योंकि क्रिश्चियन एडमिनिस्ट्रेशन काफी टाइम से चला आ रहा था। वी आर टॉकिंग अबाउट द एरा बिफोर क्राइस्ट। मोहम्मदिज्म की शुरुआत लगभग 600 से 624 ईस्वी ईसा के बाद होती है। सो जीसस क्राइस्ट के 650 इयर्स बाद में मोहम्मदिज्म आया है और इन लोगों ने अडॉप्ट करा था। यहां पे हम देख सकते हैं कि बाइजेंटाइन एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तरीके से मुआविया ने अडॉप्ट करा था। कुछ चेंजेस और लाए गए इनके द्वारा। इन्होंने ये करा था कि अब जो पॉलिटी होगी वो चूज अकॉर्डिंग टू द विजडम एंड रिचेस नहीं होगी। यहां पे ही ब्रॉट द पॉलिसी ऑफ हेरिडेटरी सक्सेशन, मतलब उन्होंने अब एक ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर एक खलीफा है उसके बाद में उसका पुत्र दूसरा खलीफा बनेगा। नाउ दिस एक्चुअली, अब ये चीज इंप्लीमेंट करने के लिए तो काफी आसान होती है फ्रेंड्स, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि क्या सभी लोग इस चीज से राजी होंगे, क्या यहां पे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, इस एडमिनिस्ट्रेशन की खूबी देखिए, इस ही सिस्टम ने कहीं ना कहीं उनके बाद उनके पुत्र जब उनके सक्सेसर बने, उन्होंने लगभग 90 साल, हम बात कर रहे हैं 100 साल, लगभग 90 साल तक उमायद डायनेस्टी को एग्जिस्टेंस में रखा। और इसी के बाद जो आए अब्बासीड्स, जिससे सरनेम अब्बासी निकलता है, अब्बासीड डायनेस्टी जो आई वो लगभग इसी पॉलिसी के थ्रू 2 सेंचुरी, 2 सदियों तक मुस्लिम खलीफत के ऊपर कायम रही। वी सी कि ये जो इस्लामिक स्टेट था इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अब वो मारामारी नहीं चल रही थी कि हम अपने चहेते को, जैसा हम जानते हैं मदीना में बहुत सारे मक्का के लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में थे, जिस कारण पहली बार मुस्लिम इतिहास में एक खलीफा का असैसिनेशन हुआ था। आप ये सब मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, यहाँ साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रही है फ्रेंड्स, जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन देम एंड यू विल बी गेटिंग द प्रीवियस पार्ट्स। हम देखते हैं कि जो इस्लामिक स्टेट था अब ये सिर्फ इस्लाम के ऊपर केंद्रित नहीं रह गया, अब स्टेट के अंदर वेरियस चेंजेस आने लगे। अब स्टेट क्राफ्ट और लॉयल्टी के ऊपर ज्यादा बातें होने लगी। स्टेट क्राफ्ट मतलब आप एक राज्य को किस तरीके से चलाते हो। भाई साहब, धर्म के ऊपर बेस्ड पॉलिटिक्स ज्यादा दिन नहीं चलती है। इस कारण से ये चीज समझने के बाद इन्होंने लोगों की लॉयल्टी के ऊपर और राज्य को चलाने के तरीके जो होते हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं जाके एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और एक पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश करा। हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो सेना के अंदर सीरियन ट्रूप्स का सबसे ज्यादा योगदान था दोस्तों, क्योंकि उनकी लॉयल्टी इज समवेयर समहाउ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट लॉयल इन द वर्ल्ड। अगेन हम देखते हैं एडवाइजर जो थे वो क्रिश्चियंस थे। सो हम देख रहे हैं कि जब ये स्टेट स्थापित किया गया था तब मुआविया ने बहुत सारे चेंजेस इनकलकेट करे थे। उन्होंने लोगों को उनकी योग्यता के हिसाब से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रखना शुरू करा एंड दिस एक्चुअली प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट। दिस ब्रॉट अ मेजर चेंज इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मुस्लिम किंगडम। They had Syrian troops, they had Christian advisors, they had Zoroastrian scribes and bureaucrats.
ज़ोरास्ट्रियन, जिसे आज हम पारसीस के नाम से भी जानते हैं, ये लोग थे जो चीजें नोट करते थे, डॉक्यूमेंट्स बनाते थे और ब्यूरोक्रेट्स थे। एक पॉलिटिकल ग्रुप दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप से क्या बातें करेगा, किस तरीके से होगी, ये सारे चेंजेस यहां दिखने लगे थे दोस्तों। इसका फायदा ये हुआ कि एक चीज प्राइम रखी गई थी, इस्लाम। भले ही हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हर धर्म के लोग हैं और हम जानते हैं दे हैड टू पे अ जजिया, दे हैव गिवन सम ऑटोनॉमी, एक जजिया देके, टैक्सेस देके वो लोग मुस्लिम किंगडम का पार्ट रहते थे, कुछ ऑटोनॉमी मिलती थी। अब उन्हें पॉलिटिकल लेवल पे अपनी आवाज उठाने का मौका भी मिल रहा था। सो एवरीबडी वाज क्वाइट हैप्पी नाउ। लेकिन एक आधारभूत स्तंभ जो रखा गया था, द मेन पॉइंट वाज इस्लाम। इन लोगों ने कभी भी ये नहीं बख्शा कि इस्लाम को थोड़ा सा डाइवर्जेंट कर ले। दिस वॉज द रीजन। ये एक, जैसे मैंने आपको बताया, मुसलमान वर्ड का मीनिंग होता है मुसल उल ईमान, जिसका विल पावर, बिलीव इन, जो फेथ इन गॉड है, वो एक मुसल, एक पत्थर के समान स्ट्रांग है। यहां पे इन्होंने इस्लाम को सेंट्रल रिजर्वेशन दे के रखा था दोस्तों। इससे फायदा ये हुआ कि कम्युनिटी को एक रखने में धर्म का नाम बहुत अच्छे से यूज किया जा रहा था। जितने रिबेलियंस हो रहे थे उनको दबाने का काम बहुत अच्छे से किया जा रहा था, क्योंकि इस्लाम वाज सेड टू बी द मेन पॉइंट इन द रिबेलियन सेक्शन। एंड इट हैपेंड सो कि इस चीज के बाद में इस्लाम को बिल्कुल सेंट्रलाइज करके रखा था, किसी दूसरे धर्म की बात ही नहीं उठ रही थी। ऑल्दो पीपल वर देयर बट इट वॉज मेन एंड लेफ्ट ऑन इस्लाम। अब आते हैं अब्द अल मलिक। ये एक ऐसे खलीफा थे जिन्होंने चीजें और प्रगाढ़ रूप से दिखाने शुरू करी थी। He went ahead and started building up the existence of Islam on strong identities. ईसा के बाद 685 ईयर्स से लेके 705, लगभग 20 साल इनकी खलीफत रही, इनकी जो खलीफा की उपाधि थी वो रही। इन्होंने बहुत सारी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटीज मौजूद करवाई। हम जानते हैं एक धर्म को, एक कम्युनिटी को स्थापित करने के लिए यू नीड टू हैव सम स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटीज। आप देखते हैं गीता, कुरान, बाइबल, ये सारी तोरा जो किताबें हैं, ये जो ग्रंथ, धर्म ग्रंथ रखे गए हैं, दीज आर अ कंपाइलेशन ऑफ द आइडेंटिटीज दैट एक्चुअली लीड यू टुवर्ड्स योर रिलीजन। उसके अंदर कुछ बातें लिखी रहती जो एक इंसान को अपने धर्म से जोड़े रखती है। सिर्फ इन ग्रंथों की बात नहीं हो रही दोस्तों, बहुत सारी और चीजें भी लगती हैं, जैसे कि हमारी डेली यूजेज में हमारे धर्म, हमारी आइडेंटिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एवरीथिंग इज सीन ओवर हियर। हम देखते हैं यहाँ पे कि इन्होंने, अब्दुल मलिक ने अरबिक और इस्लामिक कॉइनेज की शुरुआत करी थी। अभी तक ये एम्पायर जो था ये बाइजेंटाइन, इरानियन कॉइनेज पे चल रहा था, क्योंकि बहुत सारे ट्राइब्स जुड़ रहे थे और एक सेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहा था। अब अब्दुल मलिक ने शुरू करा सेंट्रलाइजेशन। अगर एक कम्युनिटी है, एक किंगडम है, तो एक कॉइनेज होना चाहिए, एक तरीके के सिक्के चलना चाहिए। व्हाट ही डिड, इन्होंने गोल्ड दिनार, सोने की गिन्नियां जिन्हें कहते हैं, वो अडॉप्ट करी, और सिल्वर दिरहम आज भी दोस्तों हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में एज अ करेंसी यूज करते हैं। अगर हम देखें, दिरहम इज राइट नाउ एन ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये इस वक्त से शुरू हो चुका था, ईसा के बाद 685 साल, और आज 2020 चल रहा है दोस्तों। आप अब देख सकते हैं कि इस आइडेंटिटी को कितना स्ट्रॉन्ग किया गया था। अब यूजुअली हुआ यह था कि ये जो गोल्ड दिनार होती थी दोस्तों, ये बाइजेंटेनियन करेंसी दिनारियस के नाम से पहले अडॉप्ट की गई थी, मतलब चलती थी। इसको अडॉप्ट किया गया गोल्ड दिनार को दिनारियस से, और जो सिल्वर दिरहम आई थी वो ईरानी करेंसी थी, द्रश्म, उससे अडॉप्ट किया गया था। अब्दुल मलिक ने इन करेंसीज के ऊपर कुछ साइंस होते थे, क्रॉस होता था या फायर ऑल्टर्स होते थे। ईरान का ज़ोरास्ट्रिज्म, पारसी हम लोग जानते हैं, वहां पे फायर ऑल्टर्स होते हैं, फायर टेम्पल्स होते हैं। क्रॉस वाज अ साइन ऑफ क्रिश्चियनिटी। और इन पे ग्रीक और पहलवी, पहलवी एक लैंग्वेज होती है जो कि ईरानियन लैंग्वेज होती है। ये सब लैंग्वेजेस में ये सिक्के चलते थे। हम बाइजेंटाइन एम्पायर की बात कर रहे हैं और ईरानियन एम्पायर की बात कर रहे हैं। अब्दुल मलिक ने इन सब चीजों को हटाया। उन्होंने
इनके ऊपर अरबिक लैंग्वेज में, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज थी मुस्लिम समुदाय की, उसमें इंस्क्रिप्शंस करवाए. एंड ही वेंट अहेड टू एस्टैब्लिश सर्टेन आइडेंटिटीज दैट वर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड नॉट सो लाइक इजी टू बी रिमूव्ड आउट. एक और बहुत चीज इंपॉर्टेंट जो इन्होंने करी, इन्होंने यरूशलेम नाम की नगरी में डोम ऑफ रॉक बनाया. डोम ऑफ रॉक दोस्तों बहुत बार हमें बाइबल में भी दिखता है. आज भी पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच इस टुकड़े के लिए युद्ध हो जाता है. एक तरफ वहां पर ज्यूज, जोरास्ट्रियन लोग प्रेयर करते हैं. ज्यूज वो वेलिंग वॉल जिसपे वो लोग लाइक लीन करके प्रेयर करते हैं. एक तरफ जीसस क्राइस्ट जब अपने उपास और व्रत के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे थे, तब वहां पे वो उस रॉक पे थे. मुस्लिम समुदाय में यह कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद भी वहां पे कभी ना कभी अपने कदम रख चुके थे. तो इन्होंने डोम ऑफ रॉक बनाया. नाउ दिस बिकेम द प्राइम प्लेस फॉर मोहम्मडन्स आफ्टर मक्का एंड मदीना. सो एक तरीके से धर्मों के लिए आपको उनकी कुछ पावन नगरी बनाते हैं. आप जैसे देखते हैं, हम हिंदू समुदाय में देखते हैं अयोध्या एक नगरी है. क्रिश्चियन समुदाय में हम बेथलेहम, जेरूशलेम देखते हैं. मुस्लिम समुदाय में मक्का, मदीना और जेरूशलेम, डोम ऑफ रॉक भी मिलता है हमको. सो दिस वाज हाउ द आइडेंटिटी, द सेंट्रल आइडेंटिटी वाज बीइंग बिल्ट अप. लोगों को धर्म के प्रति आकर्षित करना, लॉयल करना, उनको बताना कि आपके धर्म की कुछ पहचान है, वो सारी चीजें अब यहां पर आने लगी थी. और इस कारण से मुस्लिम समुदाय और स्ट्रॉन्ग और प्रगाढ़ होने लगा था. So I hope now you got the crux of what the topic was about, my friends. Still अगर कोई doubts रह गए हो, please नीचे comment box में comment मत करना भूलना. And if you have any doubts or suggestions, we are openly welcoming them. I would like to inform you कि हम लोगों ने 1-on-1 ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी है. अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करिए. मी केविन लोपेज will try to go ahead and call you back. Thank you very much. I'll see you again. Take care. Have a very nice day. Stay home. Stay safe. Bye-bye.